हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 10th में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा यह ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 या 3 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य बनाऊँ ताकि एग्जामिनेशन में एक एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वैसे बच्चे जिन्हें मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकालना नहीं आता है तो ये इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे और कोई भी सवाल मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल निकालने वाला आपसे नहीं छूटेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना है बच्चों कि जब कभी भी आपको पूछा जाएगा मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को एक बार देखते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला होता क्या है मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल का। तो सबसे पहले याद रखना एक बात, मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का योग या फिर इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। क्या कहा जाता है? अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। एक बार फिर से समझना है, मूलों का योग, शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। हमेशा याद रखना है दोस्तों, जैसे बहुत सारे लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जिनका स्कूल में नाम अलग होता है, घर पे नाम अलग होता है, दोस्त उसको कुछ अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो आदमी एक ही होता है। उसी प्रकार से हो सकता है आपके सवाल में, आपके एग्ज़ाम में आप पढ़े होंगे मूलों का योग और आपके एग्ज़ाम में दे देगा शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मूलों का योग अलग है और शून्यकों का योग अलग है। इस तीनों का मतलब एक ही होता है ना। मूलों का योग एक होता है, शून्यकों का योग एक होता है और अल्फा प्लस बीटा तीनों का वैल्यू क्या होता है? सेम ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल या फिर अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि ये a, b और c कहां से आएगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा मूलों का योग ज्ञात करें, शून्यकों का योग ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, या मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, या अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा इस परिस्थिति में आपको द्विघात समीकरण दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? द्विघात समीकरण। तो आखिर हम लोग द्विघात समीकरण से कैसे निकालते हैं मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण में a, b और c निकालना जान गए तो आप इस द्विघात समीकरण के किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर पाएंगे और किसी भी समीकरण से शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो अंत तक देखिए ताकि मैं जितने भी एग्जाम्पल्स इसके बताऊंगा इसको समझने के बाद आपसे कोई भी सवाल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि यदि परीक्षा हॉल में आपके किसी भी अंक को बदल दिया जाए तो आप लोग उस समय घबराएंगे नहीं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसे हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है कि आप द्विघात समीकरण को लिखिए। देखिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। -3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? a, b और c खोजना। क्या खोजना? a, b और c। हमेशा याद रखना है द्विघात समीकरण में x² के सामने वाला a कहलाता है। x² के सामने कुछ भी रह जाएगा, चाहे वो आम अंगूर क्यों ना रहे, कुछ भी रहेगा x² के सामने तो वो कहलाएगा a। क्या कहलाएगा? a। तो x² के आगे क्या है? -3, तो ये -3। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। तो x² के आगे क्या है? -3, तो ये होगा a का मान। ठीक है। x के आगे वाला हमेशा कहलाता है b का मान। x के आगे वाला हमेशा क्या कहलाता है? b का मान। और जो संख्या होता है वो कहलाता है c का मान। ठीक है। मेरी बातों को फिर से समझिए। x² के आगे कुछ भी लिखा होगा तो वो हमेशा कहलाएगा a, x के आगे जो भी लिखा होगा वो हमेशा कहलाएगा b, और ये लास्ट में जो संख्या बच जाएगा वो c। ये कभी नहीं बदलने वाला है। यदि x² का मान नहीं दिया होगा तो a का मान 0 हो जाएगा,
x वाला कोई टर्म नहीं दिया होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, यदि ये संख्या ना दिया होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन हम सभी इस सवाल में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है -3, तो यहाँ पे लिख दिए a का मान -3, x के आगे क्या है 4, तो b का मान हो गया 4 और लास्ट में क्या बच गया c का मान 5। चलिए सपोज कीजिए कि आपके इस सवाल में कहेगा कि मूलों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूलों का योग। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मूलों का योग आपसे पूछा गया कि इस सवाल में आपको सवाल इस तरह दिया हुआ रहेगा -3x² + 4x + 5 = 0 में मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग ज्ञात करें, ठीक है ना, समझना है अच्छे से इस बातों को। मूलों का योग ज्ञात करें कहेंगे या फिर कहेंगे शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो आपको कुछ भी घबराने की चिंता नहीं करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या, पहले आप लोग a, b और c खोजेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया a कैसे खोजते, b कैसे खोजते और c कैसे खोजते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? मूलों का योग। सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि पूछ रहा है क्या सवाल में, तो यहाँ कह रहा है मूलों का योग। तो मूलों का योग बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला देखिए, मूलों का योग -b/a, तो आप लोग लिखिए -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। देखिए संख्या फॉर्मूले में जो जैसे रहेगा आपको बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे उतारना है, कोई इसके साथ हेरा फेरी नहीं मारना है। तो ये माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ a है ना, a का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, तो a की जगह बैठा दीजिए -3, ठीक है। a की जगह क्या बैठा दिए -3, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है -3। अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 4/3, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अब यदि इसी सवाल में क्या देता कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, क्या कहता है? मूलों का गुणनफल। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको चेंज कर देना है। मूलों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? c/a। देखिए मूलों का गुणनफल c/a, c/a। c का मान क्या है 5, a का मान क्या है -3। हमेशा याद रखना है माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा -5/3। ये आंसर हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला बैठाना है। c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू -3 है, -3 बैठा दिए। माइनस कभी नीचे नहीं रहता तो ऊपर चला गया, -5/3 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी द्विघात समीकरण में जो भी फॉर्म दिए हुए रहेंगे आप मूलों का योग और गुणनफल बना सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ हम लोग और भी 1-2 एग्जांपल समझते हैं। केवल आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे और सवाल को बनाते समय ध्यान देंगे कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, मूलों का योग या फिर गुणनफल, या फिर शून्यकों का योग या फिर गुणनफल। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी सवाल गलती से भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में ना छूटे। +2√2, ठीक है ना। मैं इसे शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि मूलों का योग, शून्यकों का योग और अल्फा प्लस बीटा तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मान लीजिए आपको इसमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, मतलब मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग। तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखना है -b/a। लेकिन इससे पहले हम लोगों का क्या काम था, a, b और c को खोजना। तो a किसको कहते हैं? x² के सामने वाला। x² के सामने क्या है? √2, ठीक है। x के सामने क्या है? -6 और फाइनली संख्या हो गया 2√2। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, x² के सामने जो भी लिखा होगा वो कहलाएगा a का वैल्यू, x के सामने जो भी लिखा होगा वो कहलाएगा b का वैल्यू, और जो संख्या बच जाएगा वो हो गया c का वैल्यू। बस सिंपल है। यहाँ माइनस है और क्या है यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ b है, b का वैल्यू क्या है -6 और a का वैल्यू क्या है √2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मतलब 6/√2। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है √3x² + 8x + 4√3 = 0 में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है ना।
तो सबसे पहला मेरा काम होता है ए, बी और सी का वैल्यू निकालना। एक्स स्क्वायर के आगे क्या कहलाता है? ए कहलाता है, तो √3। एक्स के आगे क्या कहलाता है? बी कहलाता है, तो 8। और यहाँ पे जो बच गया वो क्या बच गया? सी का वैल्यू 4√3। निकालना क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। ठीक है, सी का वैल्यू क्या है? 4√3। ए का वैल्यू क्या है? √3। ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4। ये इसका आंसर हो गया। हमेशा याद रखना है, सवाल को बनाते समय आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जाएगा उसको लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को खोजना पड़ेगा ए, बी और सी। जैसा कि हम लोग लगातार कुछ एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। चलिए चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग घर पे इससे अवश्य प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई हेजिटेशन ना हो। चलिए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है x² + 5x - 3 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे? ए, बी और सी खोजेंगे। देखिए अब यहाँ x² के सामने कुछ है ही नहीं, तो हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं होता है तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ 1 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 1। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि x² के सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है? छिपा हुआ 1 है, छिपा हुआ। x के सामने क्या दिख रहा है? 5 है, मतलब वो b का वैल्यू हो गया। और जो लास्ट में बची है वो क्या हो गया? c का वैल्यू। हमेशा याद रखना है, चिन्ह कभी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे चिन्ह हम लोग प्लस इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि जब कभी भी किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहाँ हमेशा प्लस छुपा होता है। अब आप लोग इसमें क्या निकालना चाहेंगे? निकालना चाहेंगे यदि आप लोग मूलों का योग, तो लिखिए मूलों का योग। मूलों का योग फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का योग -b/a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू क्या है? 5, a का वैल्यू क्या है? 1। आप लोग इसको -5/1 भी लिख सकते हैं या फिर -5 भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पांचवा एग्जाम्पल है x² - x - 5 = 0। x² - x - 5 = 0। सबसे पहला काम क्या? ए, बी और सी खोजना। x² के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है? हमेशा याद रखना, कुछ भी नहीं मतलब 1 लिखा हुआ रहता है। देखिए यदि आप इसके सामने 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि 1 को x² से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, इसीलिए इसके सामने कोई भी संख्या नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? 1। उसी तरह x के सामने भी कोई संख्या नहीं, मतलब क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस अवश्य लगाएंगे। और c का भी मान क्या है? -5। हमेशा याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में 90% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो केवल माइनस प्लस में, इसीलिए आप लोग माइनस प्लस को अच्छे से समझिए और अच्छे से इस पे कमांड कीजिए। ठीक है ना। अभी आपको मान लीजिए कि इसमें निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला C/A। C/A, तो C का मान क्या हो गया? -5 और A का मान क्या हो गया? 1। मतलब फाइनली आंसर इसका क्या हो गया? आप या तो -5/1 लिख सकते हैं या फिर -5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल था पांचवा। अब इसका लास्ट सवाल देखिए, हम लोग देखते हैं। छठा सवाल है x² - 5 बराबर क्या? 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे? ए, बी और सी। हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से या बहुत सारे एग्जाम्पल में समझ चुके हैं कि x² के आगे जो भी रहता है वो कहलाता है a। तो x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1। b कौन कहलाता है? x के सामने वाला। क्या आपको इस सवाल में कहीं x दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं है वो हमेशा 0 होता है। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम लोगों का वैल्यू है, जैसे ही हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग का इस धरती पे गिनती 0 हो जाएगा। उसी तरह जो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका वैल्यू क्या है? 0 है। जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ x वाला कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो क्या है? 0 है। अब संख्या हमेशा क्या होता है? c होता है, तो संख्या हो गया c। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि कोई टर्म में आपका x² ही ना रहे, तो जब x² नहीं रहेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 0, x नहीं है तो b का वैल्यू हो गया 0। अब आपको क्या निकालना है? आपको जो भी कहा जाएगा आप वो निकाल लीजिए। यदि कहा जाएगा आपको मूलों का योग, मूलों का योग,
तो आप फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी बटे ए, मतलब ये माइनस लिख दीजिए, बी का वैल्यू क्या 0 और ए का वैल्यू क्या 1, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसी को समझ लीजिए कि मान लीजिए यहां पे कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी बाय ए। तो सी का मान क्या है देखिएगा -5, यहाँ पे क्या दिख रहा है ए का वैल्यू क्या है 1, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग किसी भी सवाल को बारीकी से 1 से 2 बार अवश्य देखिए, और यह सवाल हर एग्जामिनेशन में मैट्रिक में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे काफ़ी अच्छे से समझिए। और यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट में लिखिए, मैं अवश्य आप लोगों की परेशानी को दूर करने का कोशिश करूँगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।